क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पे आपको विजिबल लाइट के फ्रीक्वेंसी का रेंज पूछा गया है, जबकि आपको वेवलेंथ का रेंज यहाँ पे दे दिया गया है ना। 700 नैनोमीटर से कहाँ तक जाता है, 400 नैनोमीटर तक। ये वेवलेंथ का रेंज है किसके लिए, तो विजिबल लाइट। विजिबल लाइट मतलब जैसे हम देख पाते हैं। तो फॉर्मूला तो हमें पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा, जहाँ v जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, एल लैम्डा वेवलेंथ है। तो न्यू फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगा, तो v बाई लैम्डा। तो यहाँ v तो फिक्स है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एक बार हम वेवलेंथ मैक्सिमम यानी कि 700 रखेंगे नैनोमीटर, और दूसरी बार हम क्या रखेंगे 400 नैनोमीटर। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी का रेंज मिल जाएगा। बाकी आप देख ही रहे हैं, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है और यहाँ वेवलेंथ ऑफ सोडियम इन एयर दे दिया गया है और आपको पूछा गया, एक्चुअली 4 सवाल हैं। तो पहला तो सवाल ये है कि आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी इन एयर। तो फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई लैम्डा। तो v यहाँ क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ यहाँ दे दिया गया है। तो ये आपको क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी इन एयर। उसके बाद पूछा गया है वेवलेंथ इन वाटर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है 1.33। तो हमें पता है कि वेवलेंथ इन वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेवलेंथ इन एयर अपॉन म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेवलेंथ इन एयर आपको दिया ही है क्वेश्चंस में, म्यू भी दे दिया गया है, सॉल्व कर लेंगे तो ये दूसरे सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। तीसरा पूछा गया फ्रीक्वेंसी इन वाटर। तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है मीडियम चेंज होने के बाद वो चेंज नहीं होता है, मतलब सेम रहता है। तो जो फ्रीक्वेंसी एयर में हमने कैलकुलेट किया था वही सेम फ्रीक्वेंसी जो है कहां पे रहेगा, यानी कि इनसाइड द वाटर। तो ये हो गया इस सवाल का जवाब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपको निकालना है क्या निकालना है, आपको स्पीड निकालना है। तो स्पीड इन वाटर निकालना है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इन वाटर का, फिर से वही, स्पीड इन एयर हमें पता है और हमें म्यू से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, यानी कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो आपको ये चारों ही सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ आपको दिया गया है 2 डिफरेंट वेवलेंथ के लिए किसी एक फ्यूज क्वार्ट्ज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कहा गया है कि इन वेवलेंथ्स के लिए आपको क्या निकालनी है, 2 वेवलेंथ्स है, इन दोनों के लिए अलग अलग आपको स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल है, क्योंकि हमें पता है कि जो न्यू स्पीड होगी वो क्या होगा, स्पीड इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ दे दिया गया है। तो एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं, एक को μ1 और दूसरे को क्या मान लेते हैं, μ2। तो यहाँ पे आपको एक जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपको मान लेते हैं v1 आ गया, तो v1 क्या हो गया, c बाई μ1, और v2 क्या हो गया, तो c बाई μ2। तो यहाँ पे c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रख देंगे, और μ1 μ2 दिया ही गया है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए और फाइनली आपको इसका आंसर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है और यहाँ कहानी ये है कि आपको किसी लिक्विड के अंदर लाइट की स्पीड दे दी गई है और आपको कैलकुलेट करना है इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमें पता है कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्वेश्चंस में दिया ही गया है, वैक्यूम में भी हमें पता है कि क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे तो म्यू कितना आ रहा है, 1.25। तो यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 है ये और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे ये सवाल पूछा गया है। यहाँ आपको 2 कोहेरेंट सोर्स के बीच का सेपरेशन मतलब स्मॉल d दे दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन टू कोहेरेंट सोर्स यानी कि कैपिटल D ये भी दे दिया गया है, और जो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं, है ना, सिंगल वेवलेंथ का, उसका वेवलेंथ भी दे दिया गया है। पूछा क्या गया है, फ्रिंज विड्थ यानी कि 2 मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन, है ना, 2 मैक्सिमा का बीच का सेपरेशन हो या 2 मिनिमा का बीच का सेपरेशन हो, उसका डिस्टेंस फिक्स होता है जिसको हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। और फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो यहाँ वैल्यू दिया है, आप रखेंगे, आपको आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है, 0.05 mm। एक सवाल ये पूछा गया, क्या हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब क्या हम उसको सेंस कर सकते हैं। तो बिल्कुल सवाल होगा कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन आई है वो नॉर्मल जो विजन होता है ना, लिड डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पे हम 0.22 mm तक ही चीजों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। चूंकि ये काफी कम है 0.05, तो ऑब्वियस है कि हमारी आंखें इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती हैं। तो
तो यही जवाब होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं डिस्टिंग्विश। और एक और सवाल पूछा गया है कि आपको डी सेपरेशन बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज निकालना है, जबकि फ्रिंज विड्थ दे दिया गया है कितना है 1 mm। तो यहाँ पे आप d इज इक्वल टू क्या करेंगे, क्रॉस कर लीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल D बाई बीटा या ओमेगा जो भी कहे फ्रिंज विड्थ। तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा 0.5। यहाँ आपको डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस दे दिया गया है, मतलब एक तरह से आपको फ्रिंज विड्थ दे दिया गया है, क्योंकि हमें पता है कि फ्रिंज विड्थ क्या होता है, सेपरेशंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क बैंड या फिर टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट बैंड या ब्राइट फ्रिंज कह लो। तो ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, वेवलेंथ, और दिया क्या गया है, ऑब्वियस सी बात है कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन टू कोहेरेंट सोर्स दे दिया गया है, एंड स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज भी दे दिया गया है। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ठीक है, हमें निकालना क्या है, लैम्डा। तो लैम्डा को रहने देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बीटा इंटू स्मॉल d अपॉन क्या हो जाएगा, कैपिटल D। तो यहां वैल्यूज रख दें, आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा 400 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है और यहां पूछा गया है फर्स्ट मैक्सिमा का डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा के सेंटर से। तो सेंट्रल मैक्सिमा से अगर हम देखें तो फर्स्ट मैक्सिमा जो मिलेगा वो कितनी दूरी पे मिलेगा। अगर टोटल कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस देखें तो वो बीटा होगा, लेकिन सेंटर से अगर हमें देखना है तो सेंटर के नीचे बीटा बाई 2 होगा और सेंटर से ऊपर बीटा बाई 2 होगा। मतलब फर्स्ट मैक्सिमा का जो डिस्टेंस होगा, यहां फिगर में दिख ही रहा होगा, वो कितना हो जाएगा फ्रॉम द सेंटर से, मतलब सेंटर ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा से। तो ऑब्वियस है कि ये बीटा बाई 2 हो जाएगा, जहां बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ है, और फ्रिंज विड्थ का हमें फॉर्मूला पता है लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो यहां बीटा बाई 2 यानी कि सेंटर से फर्स्ट मैक्सिमा का डिस्टेंस हो जाएगा बीटा बाई 2। तो बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा कैपिटल D बाई 2d। तो यहां स्मॉल d यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्स भी दिया गया है, वेवलेंथ भी दे दिया गया है, एंड कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन टू कोहेरेंट सोर्स भी दे दिया गया है। अब वैल्यू रखेंगे, आपको आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है 0.25 mm, है ना। अब है कि आपको एक और सवाल इसमें पूछा गया है कि 1 सेंटीमीटर का अगर डिस्टेंस हो तो उसमें कितने जो मैक्सिमा जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। तो बीटा हमारा कितना होगा, तो ट्वाइस कर देते हैं, तो 0.5 mm आपको बीटा का बीटा मतलब क्या, फ्रिंज विड्थ मिल गया। तो अगर हमें नंबर ऑफ मैक्सिमा या फ्रिंजेस चाहिए तो क्या करना है, डिस्टेंस को डिवाइड कर देना है फ्रिंज विड्थ से। तो डिस्टेंस तो 1 सेंटीमीटर हो गया और फ्रिंज विड्थ कितना निकाले हैं, तो 0.5 mm। तो यहां हम क्या करेंगे, एक जैसा यूनिट कर लेंगे, मतलब सेंटीमीटर में, तो 0.05। तो 1 बाई 0.05 कितना हो जाएगा, 20। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर में 20 फ्रिंजेस आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो बेसिकली एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही सेटअप है, और यहाँ पे आपको पूछा गया है दो एडजेसेंट ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस, मतलब एक तरह से आपको बीटा निकालना है, मतलब फ्रिंज विड्थ। तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है, फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, और यहाँ कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन टू कोहेरेंट सोर्स भी दे दिया गया है, और स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज दे दिया गया है। तो कुछ है ही नहीं, यहाँ आप वैल्यूज रखें और आपको फ्रिंज विड्थ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है और यहां पूछा गया है एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यहां पे आप फिगर देख लीजिए, मान लेते हैं कि बीटा जो है फ्रिंज विड्थ है, और हम मान लेते हैं कि जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कितना है, थीटा है, और जो सेंटर है वहां से हम देख रहे हैं कि फिगर में आप दिख रहा होगा कि फाई एंगल सबटेंड हो रहा है। तो फिलहाल जो है एंगुलर सेपरेशन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि एंगल काफी स्मॉल है तो हम थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं बीटा अपॉन d डैश, है ना, जहां d डैश जो है वो डिस्टेंस है जहां पे बीटा फ्रिंज आपको मिल रहा है ना। अब क्या करना है कि चूंकि थीटा और फाई काफी स्मॉल है तो हम d डैश की जगह d रिप्लेस कर सकते हैं। तो फाइनली जो है हमारे को क्या मिल जाएगा, बीटा बाई d लिख सकते हैं, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा बाई d, जहां थीटा क्या है जो हमें कैलकुलेट करना है एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस। अच्छी बात है। अब है कि बीटा का फॉर्मूला हमें लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d रख देंगे, तो आपको कैपिटल D कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा बाई स्मॉल d। अब चूंकि ये रेडियन में आ रहा है तो इसको डिग्री में आंसर पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली जो है डिग्री में आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है और यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो डिफरेंट वेवलेंथ का जो है लाइट पास हो रहा है और इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है।
आपको पूछा गया है लाइन सेपरेशन बिटवीन corresponding these two wavelength next to the central bright fringe से पूछा गया है ये सेपरेशन। तो फिगर में यहाँ दिख ही रहा होगा। तो मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो बीटा है यानी फ्रिंज विड्थ है उसको हम बीटा 1 मान लेते हैं लैम्डा 1 के लिए बीटा 1 है, और दूसरा जो वेवलेंथ है उसको हम लैम्डा 2 मानते हैं, तो लैम्डा 2 के लिए फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा बीटा 2। अब चूंकि यहाँ पे सेपरेशंस पूछा गया है ना, लाइन सेपरेशन, तो वो कैसे निकालेंगे? तो एक तरह से मान लेते हैं कि ये जो लाइन सेपरेशन होगा डेल्टा बी होगा, तो डेल्टा बीटा जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो बीटा 2 माइनस बीटा 1। तो बीटा 2 का मतलब हो गया लैम्डा 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो वही रहेगा, माइनस बीटा 1 यानी कि लैम्डा 1 इंटू डी बाई स्मॉल डी, क्योंकि कैपिटल डी और स्मॉल डी में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, सिर्फ वेवलेंथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे और जो आंसर आएगा वही इस सवाल का जवाब होगा। क्वेश्चन में 11 है ये, और यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में व्हाइट लाइट का यूज किया जा रहा है और आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे कि मिनिमम ऑर्डर बताइए वायलेट लाइट का जो कि ओवरलैप कर जाएगा रेड फ्रिंजेस के साथ। ठीक है ना, वायलेट फ्रिंजेस जो है वो किससे ओवरलैप करवाना है? रेड फ्रिंजेस के साथ, और मिनिमम बताना है। मिनिमम मतलब सबसे पहले वो कहाँ पे कॉन्साइड करेगा, क्योंकि अगर फ्रिंज बढ़ता जाएगा तो विड्थ जो है वह रेड का ज्यादा होगा, वायलेट का कम होगा, तो धीरे धीरे एक सर्टेन ऑर्डर आएगा जहां पे ये दोनों क्या कर जाएंगे, उनका फ्रिंज विड्थ ओवरलैप कर जाएगा। तो ठीक है, मान लेते हैं कि NV जो है वो मैक्सिमा है किसके लिए? वायलेट के लिए, जो कि ओवरलैप करेगा, मान लेते हैं NR मैक्सिमा ऑफ रेड। तो यहां इक्वेशंस बन जाएगा कि NV इंटू बीटा V है ना इक्वल होगा NR इंटू बीटा R के, जहां बीटा R जो है फ्रिंज विड्थ हो गया रेड के लिए और बीटा V हो गया फ्रिंज विड्थ किसके लिए? वायलेट के लिए। तो फॉर्मूला तो हमें पता है बीटा का क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो यहाँ इस इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए। तो आपको रेशियो निकालना है NV बाई NR का। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 7/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 जो होगा ऑर्डर जो होगा किसका? वायलेट का, वो कॉन्साइड करेगा मतलब ओवरलैप करेगा 4th ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा यानी कि रेड का। तो यही इस सवाल का जवाब होगा। क्वेश्चन में 12 है और यहाँ कहानी है कि आपको एक रेक्टेंगुलर प्लेट दिया गया है, ऑब्वियस है ये ट्रांसपेरेंट प्लेट होगा, और लाइट को नॉर्मली पास करवाया जा रहा है, जिससे कि ऑप्टिकल पाथ में जो चेंजेस आ रहा है वो लैम्डा बाई 2 के इक्वल है। तो आपको बताना है थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो हमें पता है कि जब भी लाइट हम पास करवाते हैं रेक्टेंगुलर स्लैब के थ्रू, जो चेंज आता है उसके ऑप्टिकल पाथ में वो कितने के इक्वल आता है? तो म्यू माइनस 1 इंटू टी, जहां म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लेट, और टी क्या है? थिकनेस ऑफ द प्लेट। इसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं लेक्चर्स में, आप चाहे तो जाके अटेंड कर सकते हैं कि किस तरह से ये फॉर्मूला डिराइव होता है। अब है कि ये जो ऑप्टिकल पाथ जो चेंज आया वो किसके इक्वल है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लैम्डा बाई 2। तो यहाँ लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो यहाँ से टी क्रॉस कर लीजिए, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 म्यू माइनस 1। तो यही था इस सवाल का। क्वेश्चन में 13 है और यहाँ पे 2 सवाल पूछा गया है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक स्लिट के सामने एक प्लेट को इंट्रोड्यूस किया गया टी थिकनेस का और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। पहला सवाल तो ये पूछा गया है कि ऑप्टिकल पाथ में क्या चेंजेस आएगा, और दूसरा पूछा गया है कि थिकनेस जो है उस प्लेट की क्या हो जिससे कि सेंटर पे इंटेंसिटी 0 हो जाए। तो पहला सवाल का जवाब तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्लेट है उसकी वजह से जो ऑप्टिकल पाथ में चेंज आएगा उसका फॉर्मूला हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं, है ना, म्यू माइनस 1 इंटू टी, जहां म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लेट, और टी क्या है? थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। दूसरा पार्ट पूछा गया है थिकनेस ऑफ द प्लेट क्या हो जिससे कि हमें सेंटर पे इंटेंसिटी 0 हो। तो सेंटर पे इंटेंसिटी 0 का मतलब क्या हुआ? डार्क फ्रिंजेस मिलना चाहिए, यानी कि उसका जो वेवलेंथ होगा, उस पाथ डिफरेंस जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा बाई 2, है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर हमें कौन सा फ्रिंज चाहिए? डार्क फ्रिंजेस चाहिए, तो उसके लिए जो पाथ का जो चेंजेस आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए? लैम्डा बाई 2 के। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल पाथ का जो चेंजेस आया है ड्यू टू प्लेट, मतलब म्यू माइनस 1 इंटू टी, वो किसके इक्वल होना चाहिए? लैम्डा बाई 2, सो दैट कि सेंटर पे हमें क्या मिले? इंटेंसिटी मैक्सिमम, मतलब डार्क फ्रिंजेस मिले। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1। तो ये था दूसरे पार्ट का आंसर।
3 है और यहाँ कहानी है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किसी एक स्लिट के आगे एक पेपर, ट्रांसपेरेंट पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और यहाँ पूछा गया है कि अगर हम पेपर हटाएंगे तो कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो हैं वो सेंटर से ट्रांसफर होंगे, मतलब क्रॉस करेंगे। तो देखो, हमें तो पता है कि जब हम प्लेट इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ में चेंज आ जाता है। अब इस ऑप्टिकल में पाथ में जो चेंजेज आया है उसको मेकअप करने के लिए सेंटर जो फ्रिंज है वो अपने आप को क्या करता है, शिफ्ट करता है। किधर की ओर, नीचे की ओर शिफ्ट करता है। जिधर मतलब प्लेट इंट्रोड्यूस किया गया उधर की ओर शिफ्ट करता है। क्यों और कैसे, ये तो मैंने थ्योरी लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लें। पर फिलहाल अगर मान लो लैम्डा का ऑप्टिकल पाथ चेंजेस आता है, इसका मतलब है कि एक जो मैक्सिमा है या फ्रिंजेस जो है वो ट्रांसफर हुआ, 2 लैम्डा का 2 फ्रिंजेस ट्रांसफर हुआ। इस तरह से मान लेते हैं n लैम्डा का ऑप्टिकल पाथ जो है चेंजेस आया है ड्यू टू पेपर, तो उतने फ्रिंजेस जो है वो ट्रांसफर होंगे। इसका मतलब है कि जो ऑप्टिकल पाथ का चेंजेस आता है म्यू माइनस 1 इंटू टी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, n लैम्डा। तो यहां से n हम कैलकुलेट कर लेंगे, 14.5 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब पेपर जब हम रिमूव करेंगे तो 14.5 फ्रिंजेस जो है क्रॉस करेगा थ्रू द सेंटर ऑफ द प्लेट। क्वेश्चन नंबर 15 है और यहाँ कहानी है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किसी एक स्लिट के आगे माइका स्लिट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से हमें पता है कि जो ऑप्टिकल पाथ है चेंज होगा और उसकी वजह से सेंट्रल मैक्सिमा जो है वह सेंटर से शिफ्ट होगा। कितना, मान लेते हैं y। तो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि अगर हम माइका स्लिट को हटा दें और स्क्रीन और कोहेरेंट सोर्स के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दें तो जो फ्रिंज विड्थ मिलेगा, फ्रिंज विड्थ का मतलब 2 मैक्सिमा के बीच का जो सेपरेशन होगा वो इक्वल होगा y के। तो यहाँ बीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, तो लैम्डा, चूंकि डिस्टेंस डबल हो गया तो 2d कैपिटल D बाई स्मॉल d, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और ये किसके इक्वल होगा, y। तो हम मुझे y कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखें तो जहां हमने माइका स्लिट इंट्रोड्यूस किया है, जितना पाथ चेंज हुआ, ऑप्टिकल पाथ चेंज हुआ, उतना ही ऑप्टिकल पाथ चेंज जो है दूसरे वाले स्लिट से जो रे आ रहा है उसके लिए होगा। तो ज्योमेट्री ऑफ द फिगर अगर हम लगा के देखें तो मान लेते हैं कि दूसरा वाला जो स्लिट है, दूसरा वाला जो स्लिट से रे आ रहा है उसका पाथ कितना है, डेल्टा x, और डेल्टा x किसके बराबर होगा, d थीटा। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ये आप जाके थ्योरी लेक्चर में देख सकते हैं कैसे हमने प्रूव किया था। पर फिलहाल थीटा किसके इक्वल होगा, तो y बाई d, कैपिटल D के। तो यहां वैल्यू अगर हम रख दें तो y हमें मिल जाएगा, है ना। और y जो है किसके इक्वल है, बीटा के। तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम, चूंकि क्वेश्चंस में दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इक्वल कर दें तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, वेवलेंथ, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 16 है और यहाँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक स्लिट को कवर किया गया है माइका स्लिट से, तो दूसरे स्लिट को कवर किया गया है पॉलीस्टीरीन स्ट्रिप के द्वारा, और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है। 2 सवाल पूछा गया है फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए, तो वो तो सिंपल है, क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, सारी वैल्यूज दी गई है, हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें कहा गया है कि जो फर्स्ट मैक्सिमा होगा वो सेंटर से कितना दूर होगा। तो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है कितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट होंगे ड्यू टू ऑप्टिकल पाथ चेंज, और हमें पता है कि इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो एक बार माइका स्लिट का के लिए हो जाएगा और दूसरी बार किसके लिए हो जाएगा, पॉलीस्टीरीन का। तो दोनों का जो पाथ डिफरेंस आएगा, चेंज इन पाथ, वो हम एक दूसरे से माइनस कर देंगे। तो हमें ऑप्टिकल पाथ चेंज कितना मिल रहा है दोनों की वजह से, तो म्यू 2 माइनस म्यू 1 इंटू टी, है ना, जहां टी थिकनेस है और थिकनेस चूंकि दोनों का सेम दिया गया है इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां अगर हम लैम्डा से इसको डिवाइड कर दे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो क्रॉस कर रहा है, कहां से, फ्रॉम सेंटर, है ना, सेंटर ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब है कि यहां अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हमें कितना मिल रहा है, 25.42। इसका मतलब है कि 25 फ्रिंजेस तो शिफ्ट हो जाएगा, पूरी तरह से क्रॉस हो जाएगा, लेकिन 0.42 यानी कि ये जो जो लास्ट वाला है यानी कि 26 वाला, उसका 0.42 फ्रैक्शन वो ऊपर मान लीजिए जैसा फिगर में दिख रहा है ट्रांसफर होगा। इसका मतलब है कि 0.58 फ्रैक्शन जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा से नीचे रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि फ्रिंज विड्थ हमारे पास है तो मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार 0.42, तो वो ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा, मतलब 0.021 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर से सेंटर मैक्सिमा का डिस्टेंस ऊपर कितना होगा, 0.021 सेंटीमीटर। उसी तरह से 0.58 जो फ्रैक्शन है नीचे की ओर सेंटर मैक्सिमा से, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रिंज विड्थ के साथ, तो हमें कितना मिल जा रहा है, 0.028 सेंटीमीटर, मतलब इतना पार्ट जो है सेंटर मैक्सिमा से नीचे की ओर होगा। तो यही था इस सवाल का।
क्वेश्चन नंबर 17 है और पिछले क्वेश्चन के ही तरह लगभग है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सिल्ट को कवर किया गया है प्लेट से, टी थिकनेस और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है। तो यहाँ जो ऑप्टिकल पाथ में जो चेंजेस आएगा वो तो हमें पता है कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 इंटू टी होगा। अब चूंकि हमें μ2 और μ1 में कौन बड़ा है मैग्नीट्यूड नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, मॉड ले लेते हैं, है ना। तो मॉड ऑफ μ1 माइनस μ2 इंटू टी आपका ऑप्टिकल पाथ चेंज आ जाएगा। चूंकि हमें पी पॉइंट पे क्या चाहिए, मिनिमा, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए हमें पता है कि जो पाथ चेंजेस आएगा, जो पाथ का डिफरेंस आएगा वो किसके बराबर होता है, 2n + 1 λ/2, तो n तो 0 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा हम देख रहे हैं, तो λ/2। इसका मतलब है कि जो ऑप्टिकल पाथ चेंज हमें मिल रहा है वो λ/2 के इक्वल होगा। तो यहां से हम दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ μ2 माइनस μ1 इंटू टी, μ2 पहले लिख लें या μ1, चूंकि मॉड लगा दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू λ/2। तो यहाँ चूंकि थिकनेस पूछा गया है तो t इज इक्वल टू λ/2 एंड मॉड में आप μ1 माइनस μ2 लिख दीजिए। तो यही था आपका इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 18 में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फिर से एक बार एक सिल्ट को एक पेपर, ट्रांसपेरेंट पेपर से जो है कवर कर दिया गया है और कहा गया कि इसकी वजह से 4/9 टाइम्स जो है एनर्जी ही बाहर निकल पाता है। मतलब एक तरह से इंटेंसिटी जो I2 हो गया, इसकी वजह से कितना हो गया, 4/9I। और जो अनकवर्ड है, मतलब जो फ्री, जिसमें कोई कवर नहीं किया गया, वो सिल्ट जो है I इंटेंसिटी ही दे पास करेगा। तो क्वेश्चन पहला था कि रेशियो निकालना है I मैक्स अपॉन I मिनिमम का। तो फॉर्मूला तो हमें पता है क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। तो I1 की जगह I और I2 की जगह क्या रख देंगे, 4/9I, है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको फाइनली आंसर जो है क्या आ जाएगा, 25:1, है ना। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट कहा गया कि अगर हम एक आइडेंटिकल पेपर जो है दूसरे सिल्ट्स को भी कवर कर दें तो कितने फ्रिंजेस क्रॉस होगा। तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक जो सिल्ट कवर किया गया उसकी वजह से कितना फ्रिंज नीचे ट्रांसफर हुआ। तो जितना वो नीचे ट्रांसफर हुआ है, दूसरा सिल्ट अगर हम कवर करेंगे तो उतना ही वो अपोजिट डायरेक्शन में फिर से फ्रिंजेस ट्रांसफर कर देगा। मतलब हम एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें तो दूसरे सिल्ट की वजह से जितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस ट्रांसफर होंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो फॉर्मूला तो हमें पता है कि ऑप्टिकल जो पाथ चेंजेस आया, मतलब μ-1 इंटू टी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो इक्वल हो जाएगा कि इतने सारे फ्रिंजेस ट्रांसफर हुए। तो उसके लिए क्या करना है, लैम्डा वेवलेंथ से हमें केवल डिवाइड कर देना है। तो लैम्डा से जैसे ही डिवाइड करेंगे हमें फाइनली इसका आंसर भी आ जाएगा। टोटल कितना आ रहा है, 15, यानी कि 15 फ्रिंजेस ट्रांसफर हुए। तो दूसरा जब सीट हम जो सिल्ट कवर करेंगे तो उतने जो फ्रिंजेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर जाएंगे। तो यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन में 19 है और यहाँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो पूरा सेटअप है वाटर के अंदर इमर्ज किया गया है और पूछा गया है अब बताओ फ्रिंज विड्थ क्या होगा। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला तो वही रहेगा, यानी कि बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। केवल चेंज क्या हो जाएगा, वेवलेंथ इन एयर ना लेके हम क्या ले लेंगे, वेवलेंथ इन वाटर, क्योंकि जो डिस्टेंस है सेपरेशन बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्स वो स्मॉल d ही रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन टू कोहेरेंट सोर्स मतलब कैपिटल D ही रहेगा। सिर्फ वेवलेंथ का चेंजेस आएगा और हमें पता है कि वेवलेंथ इन जो वाटर निकलेगा वो किसके इक्वल होगा, तो वेवलेंथ इन एयर अपॉन म्यू, और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, वेवलेंथ भी इन एयर का दे दिया गया है। तो यहां से हम वेवलेंथ इन वाटर निकाल लेंगे। फाइनली हम फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूला में लैम्डा की वैल्यूज रखेंगे, है ना। बाकी कैपिटल D स्मॉल d भी दे दिया गया है, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें फ्रिंज विड्थ मिल जाएगा कहां, इनसाइड द वाटर। तो यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन में 20 है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनाया गया है, क्योंकि इस बार यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो रे ऑफ लाइट है वह प्लेन ऑफ जो सिल्ट्स है उसके नॉर्मल के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और अगर ये थीटा एंगल दिया गया है कि साइन इनवर्स λ/2d हो, तो ये क्या होगा, ये डार्क फ्रिंजेस देगा एट अ सेंटर मैक्सिमा, मतलब जहां सेंटर पे जहां में फ्रिंज ब्राइट मिल रहा है तो वो डार्क हो जाएगा। ये प्रूव करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि अगर हमने थीटा एंगल बनाया है किसके साथ, जो प्लेन है कोहेरेंट सोर्स का उसके नॉर्मल के साथ, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा। तो इसकी वजह से अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, d थीटा, है ना। और d थीटा में थीटा किसके बराबर है, तो मान लेते हैं
हैं कि थीटा जो है दिया हुआ साइन इनवर्स लेमडा बाई 2d, तो थीटा यहाँ क्या हो जाएगा लेमडा बाई 2d, तो यहाँ लेमडा बाई 2d रख देंगे। अब देखो d से d कैंसिल हो गया, फाइनली क्या मिला लेमडा बाई 2। इसका मतलब है कि लेमडा बाई 2 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो शो कर रहा है कि यहाँ मिनिमा होगा, यानी कि P0 पे मिनिमा पॉइंट होगा, और यही तो प्रूव करना था। तो हमने इसको उल्टा करके प्रूव कर लिया कि अगर डार्क पॉइंट है तो एंगल जो है वो क्या होगा, ये साइन इनवर्स लेमडा बाई 2d होगा। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 21 है, और यहाँ जो मिरर है एक तरह से जो सोर्स रखा गया है d डिस्टेंस ऊपर, उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेज क्रिएट होगा नीचे की ओर, तो ये एक तरह से कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब हुआ कि सेपरेशन बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज क्या हो गया 2D। एक तो ये अंतर आया, बाकी पूरा सेटअप जो है वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है। हाँ, एक चीज है कि लाइट जो आफ्टर रिफ्लेक्ट होके वापस जाके इंटरफेयर करेगा तो उसका फेज डिफरेंस जो है कितना हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 180 डिग्री का मतलब पाथ डिफरेंस कितना हो गया लेमडा बाई 2। मतलब एक सवाल जो पूछा गया है जस्ट एबव द पॉइंट O, जो आपको पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमा या मिनिमा। तो चूंकि पाथ डिफरेंस यहाँ क्या आ रहा है दोनों वेव का लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 का मतलब यहाँ मिनिमा हो गया, और मिनिमा का मतलब हुआ कि इंटेंसिटी जो होगा जस्ट एबव द पॉइंट O, जैसा फिगर में दिख रहा है 0 होगा, इंटेंसिटी क्या होगा 0 होगा। एक सवाल हो गया, और दूसरा पूछा गया कि फर्स्ट मैक्सिमा जो होगा वो O से कितनी दूर पे होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि पाथ डिफरेंस क्या होता है, तो d थीटा, तो d की जगह यहाँ क्या हो जाएगा 2d, है ना, क्योंकि टू कोहेरेंट सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस कितना है 2d, तो 2d इंटू थीटा इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस कितना आया है हमारा लेमडा बाई 2, और थीटा किसके बराबर होगा तो y बाई d के, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y हमारा मिल जाएगा। तो यही था इस सवाल का जवाब। में 22, 21 की ही तरह है ना, फिर से एक बार आपको मिरर दे दिया गया है। हमें पता है इसकी वजह से क्या होगा, जो इमेज फॉर्म होगा एक सोर्स का वो दूसरे सोर्स की तरह यानी कि कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तब हमारे को जो स्मॉल d मिलेगा यानी डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज वो कितना हो जाएगा, तो 1 mm दिया गया है, मिरर से ऊपर सोर्स रखा गया है तो इमेज नीचे बना 1 mm, मतलब d कितना हो गया ट्वाइस 2d के बराबर। तो यहां से हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 मिलीमीटर आपका क्या आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज। तो अब करना क्या है, हमें सिर्फ फ्रिंज विड्थ तो ही तो निकालना है। तो बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2 mm, वेवलेंथ भी दिया है, कैपिटल D मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन टू कोहेरेंट सोर्स भी हमें दे दिया गया है। सारी वैल्यूज रखेंगे, फाइनली फ्रिंज विड्थ हमें मिल जाएगा, कितना आ रहा है 0.35 mm, मतलब 0.35 मिलीमीटर। यही आपका इस सवाल का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, 22 का ही एक्सटेंशन है। यहां कहा गया है कि लाइट जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन केवल 64% एनर्जी ही अगर रिफ्लेक्ट करती है, तो आप बताओ रेशियो ऑफ आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम। तो फॉर्मूला तो हमें पता है आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का क्या होता है, तो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम I1 I मान लें तो I2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा, तो 0.64 I है ना, तो यहाँ I2 की जगह 0.64 I रख दो, I1 की जगह I ही रहने दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, फाइनली आपको आंसर आ जाएगा 81। इसका मतलब हुआ कि I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम जो रेशियो होगा वो 81:1 का होगा, और यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन में 24 है ये, और फिगर भले देखने में थोड़ा अटपटा सा लगे, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यह यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही सेटअप है। केवल अंतर क्या है कि यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स के आगे एक मिरर रख दिया गया है। अब मिरर की वजह से क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा किनका, कोहेरेंट सोर्स का, और कहाँ पे होगा, तो जितना आगे रखा हुआ है उतना ही पीछे इमेज फॉर्म होगा। मतलब D1 डिस्टेंस पे चूंकि कोहेरेंट सोर्स रखा हुआ है तो D1 डिस्टेंस पीछे बिहाइंड द मिरर जो है इमेज फॉर्म होगा। अब ये जो इमेज है यह एक तरह से क्या करेगा, स्क्रीन के लिए कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो अब हम चूंकि इस क्वेश्चंस में पूछा गया है फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लगा देंगे, बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d। अच्छा, स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अंतर क्या हुआ कि कैपिटल D का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन टू कोहेरेंट सोर्स। तो फिगर ध्यान से देखें तो ये कितना हो गया D2 अब प्लस D1, और चूंकि मिरर के बिहाइंड D1 डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म हुआ है तो ये D1 और ऐड कर दो, तो फाइनली जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेमडा और D की जगह क्या हो जाएगा D2 प्लस 2D1 बाई स्मॉल d। तो यही था इस सवाल का जवाब।
क्वेश्चन में 25 है और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे ही ये सवाल पूछा गया है। यहाँ केवल क्या क्या गया है कि होल कर दिया गया है, कहाँ पे, तो फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा से 1 mm के हाइट पे, और पूछा गया है पहला सवाल कि विच वेवलेंथ विल एब्सेंट। तो एब्सेंट का मतलब क्या हुआ कि वहां पे डिस्ट्रक्टिव जो फ्रिंजेस बनाएगा वो पर्टिकुलर वेवलेंथ पास नहीं होगा। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा 2n+1 λ/2, है ना, एक जनरल वैल्यू ले लेते हैं। और पाथ डिफरेंस हमें पता है डेल्टा एक्स डी थीटा के बराबर होता है, जहां थीटा क्या हो जाएगा y/d, है ना। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, वेवलेंथ का फॉर्मूला, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब यहां n की वैल्यू क्या रखना है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको वैल्यू रखना है 0, 1, 2, 3, और आपका रेंज चूंकि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में, तो जो वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा इन दोनों के बीच में वो आपका आंसर होगा। तो यहां n की जगह 2 और 3 रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एक तो आएगा 667 नैनोमीटर और दूसरा आएगा n2 पे 400 नैनोमीटर, और यही इसका जवाब होगा। दूसरा पूछा गया है कि वो वेवलेंथ बताइए जिसकी मैक्सिमम जो है स्ट्रेंथ होगी या इंटेंसिटी होगी। तो हमें पता है कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पूछा जा रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम वेवलेंथ का वैल्यू हम निकालते हैं। तो अब क्या करना है, जो पाथ डिफरेंस है डी थीटा वो किसके बराबर हो जाएगा, n लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव के लिए हमें पता है ये होता है, तो यहां से लैम्डा हमें मिल जाएगा। और फिर से आप देख रहे हो कि यहां लैम्डा n के टर्म्स में आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, फिर हीटेड ट्रायल मेथड रखेंगे और देखेंगे कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड होता है। तो n की जगह जब आप यहां 2 रखेंगे तो आपको 500 नैनोमीटर मिलेगा, जो कि 400 और 700 नैनोमीटर के बीच में सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही यहाँ भी सेटअप है, और क्वेश्चंस जो है 3 पूछे गए हैं। पहला सवाल पूछा गया है डी की वो मिनिमम वैल्यू जिससे कि ओ पॉइंट पे डार्क फ्रिंजेस मिले। तो डार्क फ्रिंजेस के लिए तो हमें पता है कि मिनिमम जो वैल्यू होगी पाथ डिफरेंस का वो λ/2 होगा। अच्छा, ज्योमेट्री ऑफ द फिगर यहाँ देखें तो पाथ डिफरेंस टोटल कितना आ रहा है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हो गया कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और उसको माइनस कर देंगे बेस यानी d से। तो चूंकि 2 आप देख रहे होंगे फिगर में 2 यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो टोटल पाथ डिफरेंस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर, और माइनस क्या कर देंगे टोटल बेस का जो डिस्टेंस है 2d, और ये किसके एक बराबर होगा λ/2 से। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, स्मॉल d की वैल्यू कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा कैपिटल D/2। तो ये हो गया पहले सवाल का जवाब। दूसरा पूछा गया है कि x की वैल्यू बताइए जिससे कि वो फर्स्ट मैक्सिमा मिले। तो ये तभी पॉसिबल है जबकि पाथ डिफरेंस 0 हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज माइनस बेस है वो डिफरेंस अगर 0 आ जाए, तो हमें पता है कि पाथ डिफरेंस अगर 0 होगा तो कंस्ट्रक्टिव यानी कि आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। तो ये अगर हम देखें ध्यान से, तो x की वैल्यू अगर हम d रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से माइनस होकर क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस 0, है ना। अगर x की जगह आप वैल्यू d रख के देखिए तो पाथ डिफरेंस 0 मिलेगा। इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हमें चाहिए, ब्राइट फ्रिंज चाहिए, तो x की वैल्यू d होना चाहिए। तो ये दूसरे क्वेश्चन का जवाब हो गया। तीसरा पूछा गया कि आपको फ्रिंज बिट निकालना है, तो ये तो बहुत ही आसान है, बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। स्मॉल d हम फर्स्ट क्वेश्चंस में वो जो वैल्यूज निकाले थे स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल लैम्डा कैपिटल D/2, वो वैल्यूज रख दें, आपको आंसर आ जाएगा 2t। तो यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन में 27 काफी इंटरेस्टिंग है। 2 कोहेरेंट सोर्स दिया गया है, जैसे कि वो आपको फिगर में दिख रहा होगा, S1 और S2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2 लैम्डा दिया गया है, और दोनों लैम्डा वेवलेंथ का वेव्स इमिट कर रहे हैं। और क्वेश्चंस में दिया गया कि S2 से परपेंडिकुलर अगर हम चले, है ना, तो आपको एक पॉइंट बताना है, मतलब वो डिस्टेंस बताना है जहां पे कि आपको इंटेंसिटी मिनिमम मिले। इंटेंसिटी मिनिमम का मतलब वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, है ना। तो मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस जो है S2 से कितना है, x, और क्वेश्चन में दिया गया है ये जो S1 S2 से है ये लाइन परपेंडिकुलर है। तो यहां से हम एक पाइथागोरस थ्योरम लगा लें तो पाथ डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना, और माइनस x कर देंगे तो ये पाथ डिफरेंस आ गया। अच्छा, अगर हम S2 पे देखें तो S1 से अगर S2 तक जाएं तो पाथ डिफरेंस कितना हो चुका है, 2 लैम्डा, और S2 से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे पाथ डिफरेंस डिक्रीज होता जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पे चले जाइए तो ऑलमोस्ट जो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं पाथ डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है। अब चूंकि P पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, डार्क फ्रिंजेस, तो वहां पे पाथ डिफरेंस कितना होगा मिनिमा के लिए, λ/2। तो 2 लैम्डा S2 पे है और P पॉइंट पे कितना है, λ/2। तो
टोटल नेट पाथ डिफरेंस यहाँ कितना आ गया 2 लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2 मतलब 3 लैम्डा बाई 2। तो ये 3 लैम्डा बाई 2 जो होगा ये यहाँ पे किसके इक्वल होगा, तो पाथ डिफरेंस जो हमने अभी कैलकुलेट किया था यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, कितना आ रहा है 7/12। तो यही था। क्वेश्चन में 28 है और यहाँ पे दिया गया है कि पाथ डिफरेंस जो BP नॉट माइनस AP नॉट है वो लैम्डा बाई 3 के इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है कि जो मिनिमम वैल्यू D की होगी वो किसके इक्वल होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 लैम्डा कैपिटल D बाई 3 के। तो ये तो आसान है क्योंकि पाथ डिफरेंस जो है आपको BP नॉट माइनस AP नॉट अगर ज्योमेट्री ऑफ द फिगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर माइनस D और ये लैम्डा बाई 3 के इक्वल दिया गया है। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर ले तो आपको ये प्रूफ हो जाएगा कि स्मॉल d जो होगा किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 लैम्डा कैपिटल D बाई 3 के। तो ये तो हो गया। दूसरा पूछा गया कि इंटेंसिटी P नॉट पॉइंट पे जो नेट इंटेंसिटी है वो इंडिविजुअल का थ्राइस है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं C पॉइंट के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, CP नॉट माइनस BP नॉट करके निकाल लीजिए। तो ये जो पाथ डिफरेंस आएगा, पाथ डिफरेंस को कन्वर्ट कर देना फेज डिफरेंस में। तो आप देखेंगे कि जो फेज डिफरेंस आएगा यहाँ आ भी रहा होगा 120 डिग्री। उसी तरह से जो हम पहले पाथ डिफरेंस निकाले थे मतलब BP नॉट माइनस AP नॉट वह भी लैम्डा बाई 3 और लैम्डा बाई 3 को अगर हम कन्वर्ट करें फेज में तो ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में यानी कि 120 डिग्री और तीसरा जो डायरेक्ट जो जा रहा है A से P नॉट तक वो I मान लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, इंटेंसिटी मान लेते हैं ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो 2I और ये जो है I है और इन दोनों के बीच एंगल कितना है 120 डिग्री। यहां से इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो आप देखेंगे कि ये किसके इक्वल आ रहा है 3I के। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि जो नेट इंटेंसिटी P नॉट पॉइंट पे मिल रहा है वो इंडिविजुअल का क्या है, थ्राइस है। तो यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन में 29 है और यहाँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दे दिया गया है इंटेंसिटी सेंटर मैक्सिमा का और आपको पूछा जा रहा है 0.5 सेंटीमीटर हाइट पे इंटेंसिटी क्या होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं। कहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर पे। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स डी थीटा के बराबर होगा, थीटा वाई बाई डी, वाई आपको 0.5 दे ही दिया गया, बाकी वैल्यू भी पता है, रखेंगे आपको पाथ डिफरेंस आ जाएगा 25/3 लैम्डा। इसको ब्रेक कर लेंगे 8 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 3 में, क्योंकि 8 लैम्डा का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 0 डिग्री है ना, इंटीजर है, और लैम्डा बाई 3 का कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो टोटल यहाँ पे फेज डिफरेंस जो आ गया 0.5 सेंटीमीटर पे कितना आ रहा है 120 डिग्री। तो मान लेते हैं दोनों ही सोर्स A और A एम्पलीट्यूड को इमिट कर रहा है, तो जहां पे फेज डिफरेंस 0 है यानी कि सेंटर मैक्सिमा पे नेट एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा 2A। अच्छा 0.5 सेंटीमीटर पे P पॉइंट है, वहां पे नेट एम्पलीट्यूड कितना आएगा, तो A स्क्वायर प्लस 2A cos थीटा, थीटा हमने फेज डिफरेंस निकाले 120 डिग्री, cos 120 की वैल्यू -1/2 रखेंगे तो नेट एम्पलीट्यूड A आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो I जो होता है इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है, तो सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी कितना हो जाएगा कॉरस्पॉन्ड 4I के, और P पॉइंट पे कितना हो जाएगा, चूंकि वहां एम्पलीट्यूड A मिला है तो आपको इंटेंसिटी कितना हो जाएगा I के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 0.5 सेंटीमीटर हाइट पे जो इंटेंसिटी होगी वो सेंटर मैक्सिमा का 1/4 होगा। आप यहां देख रहे होंगे, तो यहां से फाइनली आपको आंसर आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 4 0.05 वाट पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 30 है और यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पूछा गया है वो डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से जहाँ पे इंटेंसिटी हाफ हो जाए, और दूसरा एक और सवाल पूछा गया है जहाँ पे डिस्टेंस ही पूछा गया जहाँ पे इंटेंसिटी 1/4 हो जाए। तो एक ही तरह का सवाल है, पहला सवाल हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको वो इंटेंसिटी चूंकि दिया गया है क्या हो जाए हाफ हो जाए। तो अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा पे देखें तो एम्पलीट्यूड कितना होता है A प्लस A 2A है ना, जो कि 0 पाथ डिफरेंस होता है। तो इंटेंसिटी कॉरस्पॉन्ड कितना हो जाएगा 4I, चूंकि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होता है। तो हाफ इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ 4I का हाफ 2I, तो कॉरस्पॉन्ड एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा तो √2A। अच्छा तो एम्पलीट्यूड अगर √2 है P पॉइंट पे, जो कि मान लेते हैं डिस्टेंस Y है फ्रॉम सेंटर मैक्सिमा, तो अब है कि हम क्या निकाल लें फेज डिफरेंस। कैसे निकलेगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला AR इज इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 इंटू A2 cos थीटा। तो यहां से आपको थीटा तो 120 डिग्री है, A1 भी A है, A2 भी A है, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है √2A। तो थीटा आपको आ रहा होगा फेज डिफरेंस कितना आ रहा है 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री कॉरस्पॉन्ड टू वेवलेंथ कितना हो जाएगा λ/4। अच्छा अब पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला जो है d थीटा होता है, तो वहां पे वो d थीटा किसके बराबर हो जाएगा λ/4, और
थीटा किसके बराबर हो जाएगा, y बाई कैपिटल डी। तो यहां से क्रॉस कर लेंगे तो y आपको मिल जाएगा, कितना मिल रहा है, y इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन 4 इंटू स्मॉल डी। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। दूसरा पार्ट कहा गया कि इंटेंसिटी जो है वो क्या हो, 1/4 हो जाए। तो 4i है सेंटर मैक्सिमा पे, तो P पॉइंट पे 1/4 का मतलब i हो जाए। अच्छा, i क्रॉसपॉन्ड टू एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, a। इसका मतलब हुआ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया आपको a। अब फिर से वही सेम प्रोसेस रिपीट कर देंगे तो थीटा आपको 120 डिग्री आ जाएगा। 120 डिग्री क्रॉसपॉन्ड टू लैम्डा बाई 4 होगा, और लैम्डा बाई 4 जो पार्ट डिफरेंस है d थीटा, थीटा y बाई d से क्रॉस कर देंगे। y आपको कितना आ जा रहा है यहाँ पे, लैम्डा कैपिटल D अपॉन 3 इंटू स्मॉल d। तो यही था इस सवाल का। क्वेश्चन में 31 है, और ध्यान से देखो तो 30 जो सवाल पूछा गया था उसी को फिर से दोबारा पूछ लिया गया है एक तरह से, सिर्फ डेटा अंतर है ना। इंटेंसिटी हाफ हो, तभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में कि अगर इंटेंसिटी हाफ होगा तो एम्पलीट्यूड जो है रिजल्टेंट वो क्या हो जाएगा, √2a। तो यहाँ से फेज डिफरेंस कितना मिला था, 90 डिग्री, जो कि क्रॉसपॉन्ड था पार्ट डिफरेंस कितना, लैम्डा बाई 4 के। तो यहाँ से हमने y कैलकुलेट कर लिया था, कितना आया था, लैम्डा कैपिटल D अपॉन 4 इंटू स्मॉल d। तो सारी वैल्यूज आपको यहाँ दिया हुआ है, आप पुट कर दे, फाइनली आपको इसका आंसर मिल जाएगा। में 32 है, और यहां आपको पूछा जा रहा है लाइन विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। और लाइन विड्थ को डिफाइन किया गया है कि ये दो पॉइंट का बीच सेपरेशन है जो कि सेंट्रल से अबव, यानी कि एक ऊपर मान लो इंटेंसिटी I/2 है और नीचे भी इंटेंसिटी कितना है, I/2 है। अगर सेंटर पे इंटेंसिटी I मानते हैं तो I/2 ये जो गैप है ना, जो सेपरेशन है, इसकी को उन्होंने क्या डिफाइन किया है, लाइन विड्थ। तो ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि इंटेंसिटी अगर हाफ होगा तो ऊपर का डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, उतना ही डिस्टेंस नीचे होगा, और टोटल जो लाइन विड्थ होगा, अगर ऊपर y मान ले सेंटर से और नीचे y, तो 2y आपको निकालना है। तो y निकालने के लिए हमने पहले पिछले क्वेश्चंस में आपको याद होगा कि इंटेंसिटी हाफ होगा, मतलब वहां पे जो एम्पलीट्यूड आया था क्या आया था, √2a, यानी कि फेज डिफरेंस जो आपको मिला था 90 डिग्री, जो कि क्रॉसपॉन्डिंग था पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 4 के। तो ये जो y है हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आएगा, लैम्डा कैपिटल D बाई 4 इंटू स्मॉल d से। तो यहां टोटल जो लाइन विड्थ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2y, और y की वैल्यू आप यहां रख दें तो फाइनली आपको लाइन विड्थ जो है मिल जाएगा कितना, लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2 इंटू स्मॉल d। तो यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन में 33 है, और यहां पे आपको कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ I मैक्स अपॉन I मिनिमम। तो यहां हम देखें तो एक चार सिल्ट यहां दिया गया है, तो S1 S2 पे इंटेंसिटी मान लेते हैं इक्वल है I के, तो S3 पे जीरो फेज डिफरेंस की वजह से इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 4I, और S2 पे इंटेंसिटी मान लेते हैं I2 है। अब चूंकि 3 क्वेश्चन है, तीनों में Z अलग अलग दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्रॉसपॉन्डिंग I2 मिल जाएगा, और I2 की वैल्यू फॉर्मूला जो है I मैक्स अपॉन I मिनिमम में अगर हम पुट कर दें तो हमें रेशियो भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पे आप देख रहे होंगे पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है, पार्ट डिफरेंस मतलब डेल्टा x d थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा, z बाई कैपिटल D। z आपको दिया गया है, फाइनली आपको यहां पार्ट डिफरेंस आ जाएगा लैम्डा बाई 2। अब लैम्डा बाई 2 का मतलब है कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव का मतलब हुआ कि इंटेंसिटी 0 होगा, इट मींस I2 0 हो गया। अब I मैक्स अपॉन I मिनिमम में I2 की जगह आप 0 रख दें, I1 की जगह 4I, तो आप देखेंगे रेशियो कितना आ रहा है, 1:1। तो ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में फिर से हम एक बार पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, और पार्ट डिफरेंस यहाँ दूसरे पार्ट में कितना आ रहा है, लैम्डा, जो कि क्रॉसपॉन्डिंग है इंटेंसिटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटेंसिटी I 4I हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा क्रॉसपॉन्ड का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगा। तो फिर से आप वैल्यू रख दें, I मैक्स अपॉन I मिनिमम में I2 की जगह 4I, तो नीचे क्या हो जाएगा 0, यानी कि 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये हो गया दूसरे पार्ट का आंसर। तीसरे पार्ट में फिर से हमें वही काम रिपीट करना है। तो पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है, डेल्टा x लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 जो है पार्ट डिफरेंस क्रॉसपॉन्ड क्या हो गया, फेज डिफरेंस किसके इक्वल, 90 डिग्री के। तो 90 डिग्री अगर हम वैल्यूज रख दें तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, I स्क्वायर प्लस I स्क्वायर प्लस 2I कॉस थीटा, थीटा यहाँ कितना हो गया, 90 डिग्री। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, 2I है ना, तो 2I I2 की जगह आप रख दें तो आपको फाइनली ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम का 34। तो ये था थर्ड पार्ट का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 34 है ये। मान लेते हैं सिल्ट S2 S1 दोनों पे इंटेंसिटी I1 के बराबर है और S3 S4 पे इंटेंसिटी जो है वो I2 के इक्वल है। तो जो स्क्रीन पे नेट इंटेंसिटी होगा IP मान लेते हैं वो किसके इक्वल होगा, 4I2 के। अच्छा I2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4I1 cos स्क्वायर 5/2। इसका मतलब है कि IP हमारे पास फाइनली क्या आ गया, 16I1 cos स्क्वायर 5/2। अब चूंकि क्वेश्चंस में दिया गया है d लैम्डा बाई 2d पे जो इंटेंसिटी होगा I होगा, तो यहाँ पे हम पाथ डिफरेंस निकाल लें तो पाथ डिफरेंस आपको d थीटा किसके बराबर आ रहा है, लैम्डा बाई 4 है ना। लैम्डा बाई 4 क्रॉसपॉन्ड टू कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ अगर हम 90 डिग्री की वैल्यूज रख दें, 5 की जगह 90 रख दें, तो आपको जो इंटेंसिटी आ रहा है IP अगर हम I रख दें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो I1 किसके बराबर आ रहा है, तो I1 आ रहा है I/8 के, है ना। तो यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं, हाँ I1 की जगह I/8। तो आप देखेंगे कि नेट इंटेंसिटी जो IP आएगा वो फॉर्मूला आ गया 2I cos स्क्वायर 5/2। अब हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में अगर हम Z की वैल्यू रख दें तो हमारे को जो मिल रहा है फेज डिफरेंस वो कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर हम वैल्यू रख दें फॉर्मूले में तो आपको नेट आपको इंटेंसिटी कितना आ रहा है, चूंकि 180/2 क्या हो जाएगा, 90 cos 90 जीरो होता है। इसका मतलब पार्ट ए का आंसर क्या हो जाएगा, 0। दूसरे पार्ट में आप यहाँ पे वैल्यूज रखें तो आपको फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, 90 डिग्री। फेज डिफरेंस 90 डिग्री का मतलब हुआ 90 की वैल्यू रख दे तो ये कितना हो जाएगा, 90/2 यानी 45 डिग्री। तो आपको नेट इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, 2I। और तीसरे पार्ट में फिर से सिमिलरली जो है पहले आप पाथ डिफरेंस निकालें, उससे आपको फेज डिफरेंस आ जाएगा, कितना आ रहा है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री कितना हो जाएगा, आप वैल्यूज रखें तो 360/2 180, 180 cos 180 -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 ही हो जाएगा। इसका मतलब है कि थर्ड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 2I। तो यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 35 में एक सॉफ्ट फिल्म दिया गया है और कहा गया है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है डार्क अपीयर होता है। तो डार्क अपीयर का मतलब हुआ कि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। अगर हम देखें जो स्टार्टिंग में रे लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है इसका जो फेज डिफरेंस होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि रेयरेस्ट टू डेंसर स्ट्राइक कर रहा है तो फेज डिफरेंस कितना होता है, 180 डिग्री। और नीचे अगर हम देखें तो नीचे का चूंकि डेंसर से रेयर है तो हमें पता है कि फेज डिफरेंस क्या होता है, 0 डिग्री। तो फिलहाल यहाँ 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आया आफ्टर रिफ्लेक्शन फर्स्ट रे का। और हमें पता है कि डार्क फ्रिंजेस के लिए यानी कि डार्क इंटरफेरेंस के लिए भी फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाई। तो ये तभी पॉसिबल है जब नीचे जो लाइट ट्रांसमिट हुआ है उसका टोटल पाथ डिफरेंस क्या आ जाए, उसका पाथ डिफरेंस 0 हो, है ना, उसका फेज डिफरेंस क्या हो, 0 हो। तो फेज डिफरेंस 0 का मतलब हुआ कंस्ट्रक्टिव, यानी कि n लैम्डा पाथ डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, तो ये n लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, तो ड्यू टू थिन फिल्म हमें पता है ऑप्टिकल पाथ में जो चेंज आता है वो होता है 2μt। तो 2μt इज इक्वल टू क्या हो गया, n लैम्डा। तो यहां से म्यू क्या आ जाएगा, n लैम्डा अपॉन 2t। तो यहाँ पे आपको हिट एंड ट्रायल मेथड रखना होगा, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए 1.5 और 1.3 के इन बिटवीन चाहिए। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से 1 2 3 4 5 रखेंगे तो 5 पे आप देखेंगे कि जो म्यू का वैल्यू मिल रहा है वो कितना आ रहा है, 1.32। इसका मतलब है कि यही आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको थिन फिल्म का थिकनेस निकालना है जिससे कि लाइट स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड हो। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगा रेयर टू डेंसर तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। इसका मतलब पाथ डिफरेंस कितना हो गया, λ/2। तो अगर हमें स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करना है यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो पाथ डिफरेंस टोटल कितना चाहिए, λ। लेकिन λ/2 ऑलरेडी हमें मिल चुका है तो आपको रिमेनिंग λ/2 का ही पाथ डिफरेंस चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जो मिनिमम जो थिकनेस होगा 2μt, अगर मान लेते हैं कि जो पाथ ऑप्टिकल पाथ में चेंज आया ये किसके बराबर होना चाहिए, λ/2 के। तो यहां से चूंकि t निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, है ना, तो आपको t की वैल्यू मिल जाएगा। कितना आ रहा है, 100 नैनोमीटर। तो यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 37 है और यहाँ पूछा गया है वेवलेंथ विजुअल रेंज का, जहाँ पे कि लाइट जो है स्ट्रांगली जो है ट्रांसमिटेड हो रहा है। तो ये जो थिन फिल्म का कॉन्सेप्ट है जिसमें स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होता है, स्ट्रांगली ट्रांसमिट होता है, या इस तरह की जो भी कॉन्सेप्ट है थ्योरी लेक्चर में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वहां जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हो। पर फिलहाल यहाँ हम देखें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्डा। और यहाँ जो आपको टोटल चेंज मिल रहा है पाथ डिफरेंस का वो किसकी वजह से मिल रहा है, ड्यू टू थिन फिल्म। और वो
किसके बराबर है, 2 म्यू टी के, जहां म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया फिल्म का और टी क्या हो गया, थिकनेस हो गया। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा। अब n की वैल्यू आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से रखना है, मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे रखते जाएंगे, और जहां पे आपका रेंज सेटिस्फाइड होगा, मतलब 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में, वही आपका आंसर होगा। तो आप रख के देखिए, आप देखेंगे कि 4 5 और 6 पे आपको जो वेवलेंथ मिलेगा वो विद इन अ विजिबल रेंज मिलेगा, और वही आपका जो है में 38 है। और यहाँ फिर से एक बार आपको वेवलेंथ पूछा गया है जब लाइट स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये किया गया है कि ग्लास के ऊपर कोटेड किया गया है ऑयल से। तो अगर ध्यान से फिगर देखें तो यहाँ पे एयर एक मीडियम हो गया, इन बिटवीन ऑयल हो गया है ना, 1.25 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और उसके नीचे जो कोटिंग है वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, 1.5। तो जब लाइट स्ट्रांगली ट्रांसमिट होगा तो अब चूंकि यहाँ पे ग्लास आ गया है ना, तो वो क्या हो गया, डेंसर मीडियम। तो जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो एक तरह से वो डेंसर मीडियम से हो रहा है, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस आपको आ जाएगा 180 डिग्री, मतलब पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, λ/2। अच्छा, यही स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड का मतलब हुआ कि स्ट्रांगली ट्रांसमिटेड का मतलब हुआ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, लेकिन चूंकि पाथ डिफरेंस ऑलरेडी आपका λ/2 का मिल चुका है ना, तो आपको रिमेनिंग λ/2 चाहिए। तो जनरल फॉर्मूला जो देखें वो क्या हो जाएगा, आपको पाथ डिफरेंस मिल जाएगा 2n+1 λ/2, और ये किसके बराबर होगा, तो जितना हमें ऑप्टिकल पाथ का चेंजेज आया है ड्यू टू फिल्म, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 म्यू टी के। तो यहां से आपको लैम्डा मिल जाएगा। अच्छा, यहां पे n आ रहा है, तो फिर से वही हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि आपको एक रेंज दिया गया है उसी रेंज में आपको कैलकुलेट करना है। तो n की वैल्यू 3 4 5 में आप देखेंगे तो जो लैम्डा का वैल्यू होगा वो 400 से 750 नैनोमीटर के बीच में आएगा, और इस तरह से आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है ये, और पहली बार ये क्वेश्चन जो है डिफ्रैक्शन पे बेस्ड पूछा गया है, और आपको कैलकुलेट करना है यहाँ वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव किसके लिए, तो फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे मिनिमा का मतलब हुआ कि आपको यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, 2n+1 λ/2। चूंकि फर्स्ट डिफ्रैक्शन कहा गया है तो n की जगह हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 0, तो आपका पाथ डिफरेंस क्या हो गया, फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा के लिए λ/2। ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ ज्योमेट्री ऑफ द फिगर से देखें तो चूंकि थीटा यहाँ 30 डिग्री पे मिनिमा आ रहा है, तो हम कहेंगे कि पाथ डिफरेंस जो होगा d/2 इंटू साइन थीटा के बराबर होगा, है ना। और ये जो पाथ डिफरेंस है d/2 साइन थीटा, ये किसके बराबर होगा, λ/2, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ से सॉल्व करने से हमें वेवलेंथ मिल जाएगा। कितना आ रहा है, लैम्डा की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर। तो यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 40 है, और यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है डायमीटर ऑफ ब्राइट स्पॉट। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, आर रेडियस निकालने का क्या है, 1.22 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल b, जहां b क्या है, वो जो आपने सिल्ट का जो विड्थ लिया एपरेचर वो है। तो सब कुछ आपको दिया है, आप यहाँ वैल्यूज रख दें, आपको r मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, डायमीटर, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस कर दीजिए। तो ट्वाइस ऑफ रेडियस करेंगे तो हमें डायमीटर मिल जाएगा, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, 13.7 mm के। तो यही था इस सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 41 है, और ये 40 की तरह है, क्योंकि आपको फिर से एक बार डायमीटर निकालना है किसका, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट का। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, 1.22 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल बी। यहाँ डी जो है वो क्या हो जाएगा, जहाँ पे फोकस हुआ है, कितना, कहाँ पे फोकस हुआ है, 20 सेंटीमीटर पे। तो कैपिटल डी की जी यहाँ 20 सेंटीमीटर रख दें। बाकी आपको बी जो है कॉन्वेक्स लेंथ का जो डायमीटर है वो बी हो जाएगा, और लैम्डा भी आपको दिया गया है। सारी वैल्यूज आपको रखेंगे, आपको आर मिल जाएगा। लेकिन डायमीटर निकालना है तो इसको फिर से हमें ट्वाइस करना होगा, तो आप 2r कर दीजिए, जो कि डायमीटर के इक्वल होगा। तो फाइनली आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो यही था इस सवाल का जवाब।